हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 5 रेशियो एंड प्रपोर्शन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ चैप्टर 5 रेशियो एंड प्रपोर्शन के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एमसीक्यूज को पढ़ेंगे एंड सेकंड हम लोग क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चे, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, ये आपके कोई भी एग्जाम हो, आपका यूनिट टेस्ट हो, क्लास टेस्ट हो, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड या फिर आपका एनुअल एग्जाम ही क्यों ना हो, उसमें क्या होंगे बच्चे, आपके इसी चैप्टर 5 के इसी पीडीएफ से क्या होंगे बच्चे, आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आप लोग का पूछा नहीं जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, चैप्टर 5 का जो फर्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। बच्चे, चूज द करेक्ट आंसर को ही ना हम लोग ना एमसीक्यूज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमसीक्यूज भी बोलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, इफ ए बी सी एंड डी आर इन प्रपोर्शन। अगर ए बी सी एंड डी क्या है, प्रपोर्शन में है ना, देन ए एंड डी इज कॉल्ड। तो देखिए बच्चे, जब भी प्रपोर्शन में होता है तो कैसे लिखते हैं, ए इज टू बी एज सी इज टू डी। इसको बोलते हैं हम लोग कि ये क्या है, प्रपोर्शन में है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको लिखते कैसे, हम लोग इसको लिखते हैं ना कि जो ए और डी होता है ना, ए और डी को हम लोग बोलते हैं बच्चे एक्सट्रीम टर्म। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम टर्म बोलते हैं। और साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, बी और सी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, मिडिल टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका आंसर क्या होगा बच्चे, उसका आंसर आपका एक्सट्रीम टर्म होगा। और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका आंसर जो बी एंड सी है उसका आंसर क्या होगा बच्चे, आपका मिडिल टर्म होगा। क्या होगा? मिडिल टर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ से ना कॉन्सेप्ट यही सीखने को मिला कि जब भी ए इज टू बी एज सी इज टू डी रहेगा ना, तो हम लोग ए और डी को बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म और बी और सी को बोलते हैं बच्चे मिडिल टर्म। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हो गया कंप्लीट। हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला जा रहा है, यहाँ पर देखिए, द रिलेशन बिटवीन टू इक्वल और इक्विवेलेंट। आपसे ना इक्वल की जगह ना इक्विवेलेंट रेशियो भी पूछ सकता है। तो ऐसा रिलेशन जिसमें टू इक्वल या इक्विवेलेंट रेशियो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन बोलते हैं। मतलब कि ये देखिए, ए इज टू बी एज सी इज टू डी है। इसका मतलब ये है ना कि ए को तो ए लिखते हैं, इस टू को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, ऐसे करके बाई करके बी बोलते हैं। फिर इस एस को हम लोग इक्वल बोलते हैं, सी को तो सी बोल दिए, फिर से इस टू को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है, यहाँ पर यही बोला जा रहा है ना कि जब भी दो रेशियो क्या होते हैं, जब भी दो रेशियो क्या होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं। जब भी दो रेशियो क्या होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं ना कि ये क्या है बच्चे, प्रपोर्शन में है। क्या है ये आपके प्रपोर्शन में है। तो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, इफ ए इज टू बी इज टू सी, ऐसा दिया हुआ है ना, देन इट्स मीन प्रपोर्शन। तो याद रखिए बच्चे, मीन प्रपोर्शन के लिए आप लोग के पास ना टोटल ना 3 टर्म होंगे। कितने टर्म होंगे? 3 टर्म होंगे। उसमें से आप लोग को ए और सी क्या होगा बच्चे, गिवन होगा। जब भी ए और सी गिवन होगा ना, तो हम लोग बोलते हैं ना कि मीन प्रपोर्शन निकालते कैसे हैं, पहले इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा समझिए कैसे निकालते हैं, देन उसके बाद हम लोग फॉर्मूला को लर्न कर लेंगे। तो बोला जा रहा है कि जब भी ऐसे करके ए इज टू बी इज टू सी रहता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं प्रपोर्शन में। कैसे लिखेंगे प्रपोर्शन में? इसको इसको ए को ए लिखते हैं, इस टू को इस टू, बी को बी। याद रखिए, जब भी 3 नंबर क्या होते हैं, जब भी 3 नंबर आपके रेशियो में दिए होंगे ना, तो उसको प्रपोर्शन में लिखने के लिए हम लोग करते क्या है, जो मिडिल टर्म होता है, जो मिडिल टर्म होता है ना, उसको हम लोग 2 टाइम्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उसको हम लोग 2 टाइम्स लिखते हैं, ऐसा करके, ठीक है ना। और लास्ट में सी है तो सी। फिर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे ए बाय बी, ठीक है ना। फिर इसको हम लोग इस वाले को लिखेंगे इक्वल टू, और देन हम लोग क्या करेंगे, इस बी और सी, बी इज टू सी को लिखेंगे बी इज टू सी। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि यहाँ पर समझिएगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बी का बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे और ए का सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब हम लोग बी का बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये होगा बी स्क्वायर, और ए का सी से करवाएंगे तो ये होगा ए सी। बी को यहीं पर छोड़ देते हैं। इक्वल, जब स्क्वायर शिफ्ट होता है ना बच्चे, तो ये बनाता है प्लस माइनस अंडर रूट ए सी बनाता है। तो बच्चे याद रखिए, याद क्या रखना है, याद ये रखना है ना बच्चे कि इस बी को हम लोग बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? मीन प्रपोर्शन बोलते हैं या फिर मीन प्रपोर्शनल बोलते हैं। इस ए को हम लोग बोलते हैं बच्चे फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। और इस सी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? थर्ड टर्म। क्या बोलते हैं? थर्ड टर्म।
तो यहाँ पर यही है कि जब भी पूछेगा कि मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, तो b इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए सी। तो b इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए सी कहाँ है, ये आपका है ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट है हमारा द मीन प्रोपोर्शनल। अब देखिए ये आपका कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बच्चे, इसका एक क्वेश्चन है। तो बोला जा रहा है कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा 5 एंड 20 का। तो बच्चे बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे, हम लोग बोलेंगे ना कि b को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल, ये इक्वल होता है प्लस माइनस अंडर रूट ए सी के। तो ये जो पहला वैल्यू होता है ना, जो पहला वैल्यू गिवन रहता है ये 5, ये 5 क्या है बच्चे आपका ए का वैल्यू है। और जो दूसरा वैल्यू गिवन रहता है सी, ये ना सी का वैल्यू रहता है गिवन। तो 5 इंटू 20, तो मैं बोलूँगा कि प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई 20 क्या होता है बच्चे, तो ये होता है 100। और जब आप 100 का निकालोगे स्क्वायर रूट ना, तो ये कितना निकल के आता है बच्चे, 10 निकल के आता है। तो इस तरीके से आपका जो ये ऑप्शन नंबर सी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है, यहाँ पर समझिएगा कि इफ ए इज टू बी इज टू सी है, तो देन थर्ड प्रोपोर्शनल। याद रखिए ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। बी से हम लोग निकालते हैं मीन प्रोपोर्शनल, और सी को हम लोग बोलते हैं बच्चे थर्ड प्रोपोर्शनल। सी को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, बी को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल, और ए को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ से हम लोग को निकालना क्या है, इस बार हम लोग निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन। कैसे निकालते हैं, तो वैसे ही लिखेंगे ए इज टू बी इज टू सी है। जब भी 3 टर्म रेशियो में दिए रहते हैं, तो इसको प्रोपोर्शन में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं इसको ए इज टू बी एज बी इज टू सी। जो बी चल रहता है उसको लिखते हैं 2 बार, उसको लिख दिए 2 बार। फिर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि लिखने के बाद इसको बोलेंगे कि ए बाय बी इक्वल होगा बी बाय सी के। लेकिन इस केस में हम लोग करना क्या है, इस केस में हम लोग को ना थर्ड प्रपोर्शन निकालना है। क्या निकालना है, थर्ड प्रपोर्शन। तो थर्ड प्रपोर्शन के लिए हम लोग सी का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर ए मल्टीप्लाई सी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो, और बी का मल्टीप्लाई करेंगे बीच, तो बी स्क्वायर होगा। हम लोग को निकालना है सी, तो सी क्या होगा, सी होगा बी स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में है ए, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो कोई पूछे कि थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए। तो आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा बच्चे, बी स्क्वायर बाई ए, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट बच्चे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि थर्ड प्रपोर्शनल क्या है बच्चे इसका। तो देखिए ये जो है ना, ये आपका ए का वैल्यू है और ये आपका बी का वैल्यू है। ठीक है, लेकिन अगर आप सोचोगे ना कि इसमें देखोगे, जब आप इसमें देखोगे इस क्वेश्चन में मीन प्रोपोर्शनल में, देखिए तो मीन में ना क्या है बच्चे, ये ए का वैल्यू है और ये सी का वैल्यू है। आपको करना क्या है, बी का वैल्यू निकालना है। लेकिन जब आप देखोगे थर्ड प्रोपोर्शन में, तो ये क्या है, ए का वैल्यू है और ये बी का वैल्यू है। समझ में आया क्या बोला मैं, कि ये वाला वैल्यू ए का है और ये वाला वैल्यू किसका है बच्चे, सी का है। कब, जब हम लोग को निकालना है मीन प्रोपोर्शन। और ये वाला वैल्यू ए का है और ये वाला वैल्यू किसका है बच्चे, बी का है। जब हम लोग को क्या निकालना है बच्चे, जब हम लोग को निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन। क्या निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि इसका लगते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है बच्चे थर्ड प्रोपोर्शन का, सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए होता है। तो मैं बोलूंगा कि बी का वैल्यू क्या है बच्चे, बी का वैल्यू है 6। क्या है, 6 है। तो 6 का स्क्वायर बाई ए का वैल्यू क्या है बच्चे, आपका 18 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि यहाँ पर मैं बोलूंगा कि 6 का स्क्वायर है, मतलब 6 को हम लोग 2 टाइम्स लिखेंगे, और यहाँ पर 18 है। तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा बच्चे, 1 मल्टीप्लाई 2, नीचे में 1 है तो 1, तो 2 बाय 1 कितना होता है, 2 होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट है बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला जा रहा है कि अगर ए बी सी, मतलब कि यहाँ पे बोला जा रहा है ना, ऐसा समझिएगा कि ए इज टू बी एज सी इज टू डी है, तो देन इट्स फोर्थ प्रपोर्शन। तो याद रखिए ना, जब भी आपसे बोलेगा मीन प्रपोर्शन या फिर आपको बोलेगा थर्ड प्रपोर्शन, तो आपको केवल और केवल 2 वैल्यू वो दिया रहेगा, 2 वैल्यू दिया रहेगा वो। लेकिन बोलेगा अगर फोर्थ प्रपोर्शन, क्या बोलेगा, फोर्थ प्रपोर्शन ना, तो आपको क्या होगा बच्चे, जब बोलेगा फोर्थ प्रपोर्शन तो आपको ना 3 वैल्यू गिवन रहेगा। कैसे सर, समझाऊंगा क्वेश्चन, या फिर आप क्वेश्चन नंबर 9 को ही देख सकते हैं। इसमें क्या है बच्चे, 3 वैल्यू गिवन है। बाकी केस में क्या था बच्चे, मीन और थर्ड में आपको 2 ही वैल्यू गिवन था। ठीक है ना, तो हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब ऐसा लिखा हुआ है ना, तो इसको निकालना है, फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है। तो मैं अभी बताया था कि ए को बोलते हैं फर्स्ट प्रपोर्शन, बी को बोलते हैं मीन प्रपोर्शन, सी को बोलते हैं थर्ड प्रपोर्शन, और डी को बोलते हैं बच्चे फोर्थ प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं, फोर्थ प्रपोर्शन बोलते हैं। तो इसको लिखते कैसे हैं, यहाँ पर ए बाई बी को लिखेंगे, ए इज टू बी को लिखेंगे ए बाई बी। क्या लिखेंगे, ए बाई बी लिखेंगे, ए बाई बी लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि सी बाई डी को क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे सी बाय डी, ऐसा लिखेंगे। ठीक है ना, इसको लिख दिए ऐसा, इसको लिख दिए ऐसा। फिर हम लोग करवाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम लोग को निकालना किसका है, डी का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग बोलेंगे कि ए का मल्टीप्लाई होगा डी के साथ और बी का मल्टीप्लाई होगा सी के साथ। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि डी को तो डी ही छोड़ देंगे, यहाँ पर है बी सी,
और ए मल्टीप्लाई में, इधर क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो डिवाइड में। तो कोई बोलेगा कि फोर्थ क्वेश्चन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, तो आप बोलोगे BC बाई ए। BC बाई ए आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 9 है कि फोर्थ क्वेश्चन बताना है कि इसका कितना होगा। तो बोलेंगे सर अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि डी का फॉर्मूला होता है BC बाई ए होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि ये वाला ए का वैल्यू है, ये वाला बी का वैल्यू है और ये वाला सी का वैल्यू है। तो ए का वैल्यू नीचे में है, तो ए का वैल्यू है 8, बी का वैल्यू है 14 और सी का वैल्यू है तुम्हारा 16। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 14 2 जा 28। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है, यहाँ पर समझिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है ना कि इन अ प्रपोर्शन, एक प्रपोर्शन में, प्रपोर्शन मतलब होता है कि ए इज टू बी एज सी इज टू डी। ये है बोलने का मतलब कि इन अ प्रपोर्शन, ये है प्रपोर्शन, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ मिड टर्म, तो प्रोडक्ट ऑफ मिड टर्म मतलब ये बोला जा रहा है यहाँ पर कि मिड टर्म क्या है बच्चे, बी और सी है। तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ मिड टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ विच टर्म, किस टर्म के इक्वल होता है। तो याद रखिए जो प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म होता है ना, वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म ए मल्टीप्लाई डी के क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म के। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। अब बच्चे आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग को बस एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि वैल्यू ऑफ एक्स विल बी दिस वन। तो हम लोग बोलेंगे ना कि 6:10, इसको लिखते हैं 6/10। क्या लिखते हैं, 6/10 लिखते हैं। एस को लिखते हैं इक्वल टू, और x:25 को लिखते हैं x/25। क्या लिखते हैं, x/25। हम लोग करवाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ और 6 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 25 के साथ। मैं यहाँ पर बोलूंगा कि x यहीं पर छोड़ देंगे, यहाँ पर 6 × 25 है और नीचे में क्या है बच्चे 10 है। हम लोग बोलेंगे यहाँ पर बोलेंगे कि 5 2 जा 5, 5 जा 2, 1 जा 2, 3 जा, ऊपर में क्या बच गया, ऊपर बच गया 3 × 5, नीचे में 1। 3 5 जा 15 होता है, बाय 1 है तो 1। तो 15/1 कितना होता है बच्चे आपका, 15 होता है, जो कि है आपके बच्चे ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चे आपका, करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोला जा रहा है कि इसको यहाँ पर एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे ना कि इसको ऐसे पहले समझो, पहले ऊपर कर लो तब समझ में आएगा अच्छे से। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 6:x को लिखेंगे 6/x। क्या लिखेंगे, 6/x। फिर हम लोग बोलेंगे ना कि इस एस को लिखते हैं इक्वल टू। क्या लिखते हैं, इस एस को लिखते हैं इक्वल टू, और देन हम लोग x/54 को, सॉरी x:54 को लिखेंगे x/54। क्या लिखेंगे, x/54। नाउ हम लोग अब करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 6 का मल्टीप्लाई होगा 54 के साथ, और हमारा x और x का मल्टीप्लाई होगा बच्चे x के साथ। तो x और x का मल्टीप्लाई होगा, तो मैं बोलूंगा कि इसको तो ऐसे ही छोड़ दो, 6 × 54, और x का x से होगा तो ये हो जाएगा x²। मैं बोलूंगा यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर ये x है, यहाँ पर 6 × 54 है, तो बोलोगे सर आपने गलती कर दिया, यहाँ पर x² है। बच्चे x² है, लेकिन आप ये समझिए कि जब ये स्क्वायर शिफ्ट होता है ना बच्चे, तो ये बनाता है स्क्वायर रूट। क्या बनाता है, स्क्वायर रूट बनाता है। और अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, आप यहाँ पर प्लस माइनस आगे में लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, प्लस माइनस 6 को ब्रेक करेंगे तो 2 × 3 होगा, और 54 को ब्रेक करेंगे ना तो ये 2 के टेबल में आता है, तो ये आ जाएगा 27 टाइम्स में। फिर ये आएगा 3 के टेबल में, फिर ये आएगा 3 के टेबल में, और ये आएगा 3 के टेबल में। 27 को फैक्टराइज करोगे तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर, हम लोग बोलेंगे कि इस 2 और इस 2 से एक 2 बाहर आएगा, ठीक है ना। इस 3 और इस 3 से एक 3 बाहर आएगा, और इन 2 3 से एक 3 बाहर आएगा। तो मैं बोलूंगा कि 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। तो प्लस माइनस 18 आंसर होगा। यहाँ पर प्लस माइनस नहीं है जो कि गलती है, यहाँ पर प्लस माइनस होना चाहिए था, ठीक है ना। प्लस माइनस 18 क्या होगा, आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कि इफ दिस वन है तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बहुत आसान है, यहाँ पर 50/10 है, इस s को बोलते हैं इक्वल, यहाँ पर 25/x है। हम लोग बोलेंगे कि 50 का मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ और 25 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 के साथ। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर x को यहीं पर छोड़ देंगे, यहाँ पर ये 25 है और यहाँ पर ये 10 है, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, फिर 2 1 जा 2, 2 से ये 5 जा। तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चे, x का वैल्यू 5/1, मतलब कि x का वैल्यू आपका 5 आ गया। तो आपका ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बच्चे, कभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन है बहुत ही इजी क्वेश्चन ये, और एग्जाम में पूछा है एक से दो बार। हम लोग बोलेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है कि सब
ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस वन। तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो कैसे निकालते हैं, तो ना यहाँ पर याद रखिए, इस सब को हम लोग बोलते हैं, इस रूट क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। और ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है कि यहाँ पर 3 क्यूब रूट निकालना है। सब ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है क्यूब रूट निकालिए। इस रेशियो का अगर आपको निकालना है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ना, तो हम लोग क्या निकालते हैं बच्चे, हम लोग निकालते हैं क्यूब रूट। तो यहाँ पर क्या है 64/27 है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि यहाँ पर लिखेंगे क्यूब रूट लिखेंगे। 64 को जब आप ब्रेक करोगे ना, ब्रेक करने का मतलब है जब आप इसको निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन ना, तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये होगा। और 27 का करोगे तो ये होगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पर करते क्या है, करते ये है ना बच्चे कि यहाँ पर ना क्यूब रूट है, तो इसलिए यहाँ पर ना ट्रिपलेट बाहर आएगा। यहाँ इन सभी 2 से एक 2 बाहर आएगा, और इन सभी 2 से एक 2 बाहर आएगा, और इस 3 से एक 3 बाहर आएगा। तो 2 2 जा 4 होगा, तो 4/3 क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो इस रेशियो का सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा, आपका 4/3, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला जा रहा है कि ऐसे समझिएगा, यहाँ समझिएगा ऐसे करके, हाँ बिल्कुल। याद रखिए बच्चे, जब भी रेशियो क्वेश्चन रहता है ना, हमेशा उसको एज्यूम करते हैं 1x 2x 3x ऐसा करके। तो बोला जा रहा है कि एक क्या है, इफ वी डिस्ट्रीब्यूट अ 60 मीटर लॉन्ग लाइन सेगमेंट। तो बोला जा रहा है कि एक लॉन्ग लाइन सेगमेंट है, ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। इसको क्या करना है बच्चे, डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 में। मतलब कि बोला जा रहा है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 1 पार्ट, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 पार्ट, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चे 3 पार्ट। ये क्या है 1:2:3 के रेशियो में क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ये हो गया 1x, ये हो गया 2x, और ये हो गया 3x। उसमें क्या करना है, डिवाइड करना है इस लाइन सेगमेंट को। फिर बोला जा रहा है कि देन लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पार्ट। तो शॉर्टेस्ट कौन सा है, शॉर्टेस्ट 1 है, 2 है कि 3 है, तो बोलोगे सर शॉर्टेस्ट 1 है, मतलब सर आपको 1x बताना है कितना होगा। तो कैसे करते हैं बच्चे, देखिए कैसे करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि जो भी रेशियो गिवन रहता है ना, हम लोग उसको एज्यूम करते हैं कि ये 1x है, प्लस 2x है, प्लस 3x है, और इन सब का अगर मैं पार्ट को ऐड कर दूंगा तो हमारा 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए होता क्या है, 60 सेंटीमीटर को तो ही हम ब्रेक कर रहे हैं 1 के पार्ट में, 2 के पार्ट में, और 3 के पार्ट में। ठीक है ना। तो 1 के पार्ट में ब्रेक कर रहे हो, 2 के पार्ट में ब्रेक कर रहे हो, और 3 के पार्ट में ब्रेक कर रहे हो। मतलब कि इस पार्ट को, इस पार्ट को, इस पार्ट को, और इस पार्ट को, अगर तीनों पार्ट को मैं अगर ऐड कर दूंगा तो आपका किसके इक्वल आएगा, ये आएगा आपका 60 सेंटीमीटर की, क्या आएगा बच्चे आपकी, ये इक्वल आएगा। ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है। तो अब मैं बोलूंगा यहाँ पर कि 1x प्लस 2x प्लस 3x, 3 और 2 5, 5 और 1 6। तो 6x क्या होगा बच्चे, 60 के इक्वल होगा। तो मैं बोलूंगा कि x वहीं पर छोड़ देंगे, ये 60 है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में, 6 1 जा 6 10 जा, तो x का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, आपका 10 आ गया। हमको निकालना है शॉर्टेस्ट पार्ट, छोटा पार्ट है। तो सबसे छोटा पार्ट क्या है, 1x है, तो 1 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 10, तो 1 10 सा 10 सेंटीमीटर आपका क्या होगा बच्चे, आंसर होगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट है हमारा बच्चे, यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन नंबर 16 है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इफ अमाउंट x, अगर एक अमाउंट x को डिवाइड करते हो इस रेशियो में, देन द फर्स्ट पार्ट। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर सकते हो, जो इसका फॉर्मूले का, जो इसके क्वेश्चन के फॉर्मूले का जो आंसर होगा ना, मतलब इन सब में से जो आंसर होगा ना, उसका यूज करके भी आप क्या कर सकते हो, इसका आंसर निकाल सकते हो क्वेश्चन नंबर 15 का। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि अमाउंट एक्स को क्या किया जा रहा है, अमाउंट एक्स को डिवाइड किया जा रहा है इस रेशियो में। मतलब कि हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या है, ए एक्स है, ये क्या है, बी एक्स है, और ये क्या है, सी एक्स है। इन सबको ऐड करूंगा तो कितना आएगा बच्चे, एक्स आएगा। क्या आएगा, एक्स आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है। तो आप क्या करिए, इसको ना वाई वाई एज्यूम करिए। क्या एज्यूम करिए, वाई एज्यूम करिए। तो ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई, ये 3 पार्ट के रेशियो को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा बच्चे, आपका एक्स आएगा। क्योंकि एक्स को ही क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है इस रेशियो में। मतलब कि मैं इन सभी को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा ना, तो हमारा क्या मिल जाएगा बच्चे, हमारा एक्स मिल जाएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ से बोलूंगा सर यहाँ पर ना वाई कॉमन है, तो वाई कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर बचेगा ए, यहाँ पर बचेगा बी, यहाँ पर बचेगा सी, इज इक्वल टू एक्स। मैं बोलूंगा कि वाई को यहीं पर छोड़ दो, तो वाई को छोड़ दो यहीं पर, तो यहाँ पर ये एक्स है, और ये क्या है बच्चे, मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में, मतलब कि ये ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा वाई का वैल्यू तो इतना आ गया। हमसे पूछ रहा है ना कि बताइए फर्स्ट पार्ट, मतलब हमसे ए वाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, हमसे ए वाई पूछ रहा है। तो हम बोलेंगे कि ए वाई पूछ रहा है, ठीक है। ए को तो ए लिख देंगे, और वाई का वैल्यू क्या है बच्चे, वाई का वैल्यू आया है एक्स बाय
ए प्लस बी प्लस सी। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको अरेंज करके कि यहाँ पर ये कुछ ऐसा है, ए मल्टीप्लाई एक्स, ये हो जाएगा ए एक्स अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो ये क्या है, ए एक्स अपॉन ए प्लस बी प्लस सी आपका 16 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर बोला जा रहा है द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम। सपोज करिए कि ये क्या है, एक स्फेयर है। सपोज करने के लिए बोल रहा हूँ, आप यहाँ पर क्यूब भी ले सकते हो, आप यहाँ पर क्यूबॉइड भी ले सकते हो, आप यहाँ पर सिलेंडर और कोन कुछ भी ले सकते हो। तो एक स्फेयर है, एक स्फेयर है, इस स्फेयर का क्या है बच्चे, ये स्फेयर क्या है, ऐसे करके इंक्रीज हो गया है, मतलब कि इसका रेडियस इंक्रीज हुआ तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो बोला जा रहा है ना कि फॉर्मूला बताइए परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम का। तो आप सिंपल सा याद रखेंगे कि ना परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम का जब भी फॉर्मूला पूछेगा ना, या फिर परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन एरिया का पूछेगा, एरिया का पूछे चाहे वॉल्यूम का पूछ ले, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि जितना इसका वॉल्यूम है ना और जितना इसका वॉल्यूम है, दोनों के वॉल्यूम को क्या करते हैं बच्चे, माइनस करते हैं। तो जब इस बड़े वाले के वॉल्यूम को इस छोटे वाले के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे ना, तो उस वो निकल के आता है बच्चे इंक्रीज इन वॉल्यूम। क्या निकल के आता है, इंक्रीज इन वॉल्यूम। फिर डिवाइड करवाते हैं उसको ओरिजिनल वॉल्यूम से, मल्टीप्लाई बाई 100%, मल्टीप्लाई बाई 100%। तो ये क्या होगा बच्चे, आपका आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा। तो हम लोग बोलेंगे ना कि जो भी वॉल्यूम में इंक्रीज होता है अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई 100, ये क्या होगा बच्चे, आपका 17 का भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बोला जा रहा है, यहाँ पर समझिएगा कि इफ ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द क्वांटिटी एक्स, अगर हम लोग क्या करते हैं, एक्स को इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं, क्वांटिटी वाई ऑल्सो डिक्रीज और इंक्रीज। तो क्वांटिटी वाई जो होता है ना, वो भी क्या करता है, डिक्रीज करता है और इंक्रीज करता है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली बोलने का मतलब है कि जब एक्स इंक्रीज कर रहा है तो वाई डिक्रीज कर रहा है, और जब क्या होता है, और जब आपका एक्स डिक्रीज कर रहा है तो आपका वाई क्या कर रहा है बच्चे, इंक्रीज कर रहा है। तो इस केस में होता क्या है, इस केस में ये होता है ना कि हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है बच्चे, आपका इनवर्स वेरिएशन में है, या फिर आप बोल सकते हो इनडायरेक्ट वेरिएशन में है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, ये आपका क्या होगा बच्चे, आंसर होगा। तो हम लोगों ने क्या कर लिया है, हम लोगों ने यहाँ पर एमसीक्यूज को पढ़ लिया है। नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स में यहाँ पर कि द कंपेरिजन ऑफ टू इक्विवेलेंट रेशियो। तो दो इक्विवेलेंट रेशियो का जो कंपेरिजन होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, उसको हम लोग बोलते हैं प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं, प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का स्पेलिंग लिख लीजिएगा आप लोग, PROPORTION, प्रपोर्शन। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर कि इन ए इज टू बी इज टू सी, बी इज कॉल्ड। तो बी को क्या बोलते हैं, पढ़ाया था आप लोग को मैंने कि बी को बोलते हैं मीन प्रपोर्शनल, मीन प्रपोर्शनल, प्रपोर्शनल, ONAL, मीन प्रपोर्शनल बोलते हैं। फिर यहाँ पर बोलोगे कि इन ए इज टू बी इज टू सी में सी को क्या बोलते हैं, तो सी को बोलते हैं बच्चे लोग थर्ड प्रपोर्शनल। क्या बोलते हैं, सी को बोलते हैं थर्ड प्रपोर्शनल, सी को हम बोलते हैं थर्ड प्रपोर्शनल। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर है कि इन ए इज टू बी एज सी इज टू डी। डी को क्या बोलते हैं, डी को बोलते हैं बच्चे लोग फोर्थ, FOURTH, फोर्थ प्रपोर्शनल, PROPOR, प्रपोर्शनल, प्रपोर्शनल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पर हमारा, तो हम लोगों ने सीख लिया कि ए बी और सी को क्या बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि इफ ए इज टू बी इज टू सी है देन मीन प्रपोर्शन। तो मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो पढ़ाया था, मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए सी, प्लस माइनस अंडर रूट ए सी। तो ये फॉर्मूला होता है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ लगा हुआ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कि मीन प्रपोर्शनल बताना है 2 1 6 का। तो यहाँ पर हम लोग इसी में रख के सॉल्व करते हैं कि ए का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू क्या है, 6 है। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर प्लस माइनस 2 को 2 लिख दिया, 6 को लिख दिया 2 × 3। तो जिसका पेयरिंग बन जाता है उसको करते हैं बाहर, मतलब कि प्लस माइनस करके 2 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर रह जाएगा। तो इसका आंसर होगा प्लस माइनस 2√3। क्या होगा, प्लस माइनस 2√3 इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि इफ ए इज टू बी इज टू सी है ना, तो देन थर्ड प्रपोर्शन। तो अभी बताया था, मतलब कि एमसीक्यू से पढ़ाया था कि थर्ड प्रपोर्शन को हम लिखते हैं सी इज इक्वल टू
बी स्क्वायर बाई ए। तो ये क्या होता है, थर्ड पोर्शन का फॉर्मूला होता है। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ दिस वन। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि बी का वैल्यू क्या है, 6 है, तो 6 है, तो यहाँ पर 6 इंटू 6, क्योंकि पावर में 2 है ना, तो 2 हो जाएगा, तो मतलब कि 2 टाइम्स लिखेंगे। और यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, 12 है। मैं बोलूंगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1 इंटू 3 कितना होता है आपका 3, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर थर्ड प्रपोर्शन को लेकर के ही। यहाँ पर 18 और 6 है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू हमारा 6 है इस बार, तो 6 मल्टीप्लाई 6, और ए का वैल्यू क्या है बच्चे, 18 है। क्या है, 18 है, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया, 2 आंसर आ गया, जिसको इसका आंसर 2 होगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 9 तक हो गया है। 10 को देखते हैं। 10 में बोला जा रहा है, यहाँ पर समझिएगा कि इफ ए इज टू बी एज सी इज टू डी, तो देन फोर्थ प्रोपोर्शन। तो आपको लोग को सिखाया था मैंने कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी रहता है ना। तो यहाँ से डी का वैल्यू क्या आता है, यहाँ से डी का वैल्यू आता है बी सी बाई ए आता है। क्या आता है, बी सी बाई ए आता है। और जब इतना आता है तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को निकालना है फोर्थ प्रपोर्शन 4 7 8 का। तो यहाँ पर बोलूंगा कि डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए का वैल्यू, ये बी का वैल्यू और ये सी का वैल्यू। तो हम लोग को बी और सी लिखना है, बी और सी लिखना है, मतलब कि ये 7 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। फिर नीचे में ए लिखना है, मतलब कि ये 4 लिखना है। 4 1 जा 4, 2 जा तो 2 7 जा आपका 14 क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। और इसी के साथ साथ हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को भी, क्वेश्चन नंबर 12 को भी। तो इसका हम लोग को निकालना है फोर्थ पोर्शन 5 6 और 10 का। ये होगा ए का वैल्यू, ये होगा बी का वैल्यू और ये होगा सी का वैल्यू। तो मैं बोलूंगा कि डी का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, डी का वैल्यू मतलब कि फोर्थ पोर्शन हमारा क्या होगा। तो हम लोग ऊपर में लिखते हैं बी मल्टीप्लाई सी, बी मल्टीप्लाई सी मतलब कि 6 मल्टीप्लाई 10, और नीचे में लिखते हैं ए का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या है 5 है। तो मैं बोलूंगा कि 5 1 जा 5 2 जा, तो 6 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, ये होता है आपका 12। क्या होता है, ये आपका 12 होता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इफ x इज टू 18 इज टू 54 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x क्या होगा, हम लोग बोलते हैं ना कि जब भी तीन नंबर प्रपोर्शन में होता है ना, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग 4 नंबर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, x इज टू 18, और बीच वाले को हम लोग 2 बार लिखते हैं। बीच में क्या है 18 है, तो 18 को 2 बार लिख दूंगा, इज टू 54 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा, यहाँ पर इसको लिखना कैसे है, यहाँ पर लिखना है कि x इज टू 18 को लिखते हैं x बाई 18, ठीक है। फिर इस s को लिखते हैं इक्वल टू, और इस 18 इज टू 54 को लिखते हैं 18 बाय 54। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि यहाँ पर x का मल्टीप्लाई होगा 54 के साथ, और 18 का मल्टीप्लाई होगा 18 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा कि x को यहीं पर छोड़ दूंगा, यहाँ पर ये 18 मल्टीप्लाई 18 है, और यहाँ पर ये 54 है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि यहाँ पर ये देखिएगा, ऐसे समझिएगा कि 9 2 जा और 9 6 जा, फिर 6 1 जा 6 3 जा, तो 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आंसर आ जाएगा आपका, 6 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका 6 क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला जा रहा है कि इफ दिस वन इज इक्वल टू ऐसा है ना, तो देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी हम बताया कि जब भी 3 नंबर रेशियो में रहेंगे ना, तो उसको प्रपोर्शन में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर 6 इज टू 4, जो बीच वाला नंबर है उसको 2 बार लिखते हैं। तो यहाँ पर 4 को 2 बार लिख दूंगा, इज टू एक्स। यहाँ पर मैं बोलूंगा कि यहाँ पर इस नंबर को लिखेंगे, इस रेशियो को लिखेंगे 16 बाय 4, और एच मतलब होता है इक्वल टू, और इसको लिखेंगे 4 बाई एक्स। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि 16 का मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ, और 4 का मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। एक्स यहीं पर छोड़ दूंगा, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 4 है, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में 4 1 जा 4 4 जा 4 1 जा 4 1 जा, तो सिंप्लीफाई करने पर एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, एक्स का वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 1 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, इसको समझिएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर भी हमारा क्या है, इफ 12 इज टू एक्स इज टू 6 है ना, देन हम लोग को एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। इसको हम लिखते हैं कैसे, हम लोग इसको लिखते हैं 12 इज टू एक्स एज एक्स इज टू 6 लिखते हैं। हम लोग बोलेंगे कि जब भी 3 नंबर रेशियो में होते हैं ना, तो उसको प्रपोर्शन में ऐसे लिखा जाता है। तो 12 इज टू एक्स को हम लोग 12 बाय एक्स लिखेंगे, फिर इस टू को हम लोग सॉरी इस एस को लिखते हैं हम लोग इक्वल टू करके, और इस एक्स बाय 6 को हम लिखेंगे एक्स बाय 6 लिखेंगे। हम लोग यहाँ पर करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक्स का जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो 12 का मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ। समझ में आ गया ना कैसे होगा, इस एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई होता है, और इस 12 का 6 से मल्टीप्लाई होता है। तो जब एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर, और 12 मल्टीप्लाई 6 तो ऐसे ही रह जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर समझिएगा ना, अब हम लोग बोलेंगे ना, यहाँ पर समझिएगा कि इस x को तो यहीं पर ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए जब भी स्क्वायर शिफ्ट होता है ना तो ये बनाता है प्लस माइनस अंडर रूट, प्लस माइनस अंडर रूट। यहाँ पर है 12 और 6, यहाँ पर लिख देंगे 12 और 6 लिख देंगे। हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि प्लस माइनस 12 को जब मैं फैक्टराइज करूंगा ना तो ये 2 × 3 होगा, और जब मैं 6 को करूंगा तो ये 2 × क्या होगा, 3 होगा। तो अब बस क्या करना है, अब बस हम लोग को निकालना है स्क्वायर रूट से बाहर। तो हम लोग अब बोलेंगे कि यहाँ पर है प्लस माइनस, इस 2 से निकल जाएगा एक 2 बाहर, और इन दोनों 3 से निकल जाएगा एक 3 बाहर, और रूट 2 रह जाएगा अंदर में ही। तो हम लोग बोलेंगे कि इसका आंसर आएगा प्लस माइनस 2 3 जा 6 रूट 2। तो इसका आंसर आएगा प्लस माइनस 6 रूट 2 होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। तो बोला जा रहा है ना कि इफ ए कॉमा बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो इस कंटिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, पर मतलब ये होता है ना कि ये लिखा हुआ है, मतलब बोलना चाह रहा है ए इज टू बी इज टू सी। ये बोलना चाह रहा है कि ए बी सी क्या है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, मतलब कि ए इज टू बी इज टू सी बोलना चाह रहा है। देन बी विल बी कॉल्ड, तो इस बी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इस बी को हम लोग बोलते हैं बच्चे मीन प्रपोर्शनल। क्या बोलते हैं, इस बी को हम लोग बोलते हैं मीन प्रपोर्शनल। लेकिन यहाँ पर प्रपोर्शन लिखा आया हुआ है तो हम लोग इसको ओनली बोलेंगे मीन प्रपोर्शन। क्या बोलेंगे, मीन लिखेंगे। यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पर आंसर आपका मीन होगा। नेक्स्ट है बच्चे हमारा, यहाँ पर इसको समझिएगा कि बोला जा रहा है कि इफ ए बी एंड सी क्या है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, देन सी विल बी कॉल्ड। तो इस सी को क्या बोलेंगे, इस सी को हम लोग बोलते हैं बच्चे थर्ड, THIRD, थर्ड प्रपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्ड प्रपोर्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन नंबर 18। इसे बोला जा रहा है, तो 18 में बोला जा रहा है ना कि द स्पीड ऑफ अ बस एंड टाइम टेक्स टू कवर अ डिस्टेंस इज। तो जो स्पीड ऑफ बस है और जो टाइम टेकन है किसी भी चीज को कवर करने में, वो क्या होता है, इज डैश प्रपोर्शन टू ईच अदर। तो वो क्या होते हैं बच्चे, वो होते हैं आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ना कि देखिए जब भी क्या करोगे तुम स्पीड इंक्रीज करोगे ना, तो देखिए जब भी क्या करोगे तुम स्पीड इंक्रीज करोगे तो होगा क्या, टाइम आपका कम लगेगा। और जब भी क्या करोगे आप स्पीड को डिक्रीज कर दोगे तो टाइम आपका क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो बोलने का मतलब यही है कि जब आप बहुत तेज स्पीड से जाओगे तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, मतलब कि आपको टाइम कम लगेगा। और जब आप क्या करोगे, जब आप स्लो की स्पीड से जाओगे, स्लो स्पीड से जाओगे तो आपको टाइम क्या लगेगा बच्चे, आपको टाइम लगेगा ज्यादा। क्या लगेगा आपको टाइम लगेगा ज्यादा। तो जो ये केस होता है ना, जिसमें एक वैल्यू तो क्या होता है, इंक्रीज होता है, और दूसरा वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। या फिर एक वैल्यू डिक्रीज होता है और दूसरा वैल्यू क्या होता है बच्चे, इंक्रीज होता है। उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, उस केस को हम लोग बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल या फिर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हमसे पूछ रहा था कि स्पीड ऑफ बस एंड टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस में क्या रिलेशन है। तो ये है बच्चे इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। आप यहाँ पर लिखोगे इनवर्स प्रपोर्शन या फिर आप लिखोगे इनडायरेक्ट प्रपोर्शन टू ईच अदर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है बच्चे, देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा गलती है। गलती क्या है, द स्पीड ऑफ कार नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा डिस्टेंस एंड टाइम टेकन। डिस्टेंस एंड टाइम टेकन के का जो रिलेशन होता है ना, वो क्या होता है बच्चे, आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो बोलोगे सर कैसे, तो यहाँ पर क्वेश्चन में गलती था, उसको आप इग्नोर करिएगा। यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम में पूछ रहा है रिलेशन, तो यहाँ पर बोला जाएगा कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा आपको टाइम लगेगा, और जितना कम डिस्टेंस होगा उतना कम आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो जब भी क्या होता है एक्स का वैल्यू इंक्रीज करता है और वाई का वैल्यू भी इंक्रीज करे, या एक्स का वैल्यू डिक्रीज करता है तो वाई का वैल्यू भी क्या करे, डिक्रीज करे। तो जब ऐसा होता है ना तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा बच्चे, आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट लिखिएगा यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फिर आगे बोला जा रहा है द नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड एंड टाइम टेकन बाय देम टू फिनिश अ वर्क इज डैश टू ईच अदर। तो याद रखिए जितने नंबर ऑफ वर्कर ज्यादा होंगे उतना टाइम क्या होगा, कम होगा। मतलब कि अगर ज्यादा लेबर लग रहे हैं किसी काम को करने में तो आपका टाइम कम लगेगा, और किसी काम को करने में अगर कम लेबर लग रहे हैं तो टाइम क्या लगेगा, आपको ज्यादा लगेगा। तो जब भी एक कम और एक ज्यादा का होता है केस, एक कम एक ज्यादा का, या फिर एक ज्यादा एक कम का केस होता है, इंक्रीज और डिक्रीज का, या फिर डिक्रीज और इंक्रीज का केस होता है, तो उस केस को हम लोग बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन, या फिर आप बोल सकते हो इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर वर्क इज डैश टू ईच अदर, तो यहाँ पर बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे, या फिर बोलेगा आप लोग इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या बोलेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन बोलेगा, या फिर आप बोलेगा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या फिर इनडायरेक्ट वेरिएशन, कुछ भी बोल सकते हो आप। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में बोला जा रहा है ना कि यहाँ पर इन ए इज टू बी
एज C/D है। द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म होता है ना वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म के। प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, EXTREMES, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म या फिर आप एक्सट्रीम ही बोलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कि रेशियो ऑफ दिस वन एंड दिस वन इज। तो देखिए रेशियो निकालते हैं, यहाँ पर समझिएगा ना, ऐसे करके समझिएगा। ये देखिए यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि रेशियो ऑफ दिस वन एंड दिस वन। देखिए तो निकालते कैसे हैं, यहाँ पर लिखते हैं 1/2 मीटर, फिर इस टू करके, इस टू को हम लोग नीचे में लिख दे रहे हैं रेशियो रेशियो को ना डिवाइड करके, यहाँ पर है 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए 1/2 को 1/2, 1 मीटर में बच्चे होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। डिवाइड है, यहाँ पर है आपका 50 सेंटीमीटर है। मैं यहाँ पर बोलूंगा कि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट, 51 जा 52 जा, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर 1/2 मल्टीप्लाई 2 आ गया, नीचे में 1 है, 2 से 2 कट जाएगा तो सिंप्लीफाई करने पर 1/1 आएगा। और हमसे पूछा था रेशियो के फॉर्म में बताइए, तो रेशियो के फॉर्म में क्या होगा, 1:1 होगा। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो ना कि 1:1 आया है, मतलब कि ये दोनों क्या है, ½ मीटर और 50 सेंटीमीटर दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो हमसे पूछा था कि रेशियो बताइए, रेशियो क्या होगा, 1:1 आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर रेशियो ऑफ 5 स्क्वायर मीटर और 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए अभी क्या था, अभी हमारा बस मीटर और सेंटीमीटर था, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है और स्क्वायर है। समझते हैं इसको। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमसे बोल रहा है कि रेशियो बताइए, यहाँ पर है 5 स्क्वायर मीटर और यहाँ पर है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है। मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि 5 को 5 लिख दिए, 1 मीटर, यहाँ पर मीटर स्क्वायर मतलब मीटर यहाँ पर 2 बार है, तो 1 मीटर में होते हैं बच्चे 100 सेंटीमीटर, फिर मल्टीप्लाई करके फिर से 1 मीटर में होते हैं बच्चे 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर 2 बार था इसलिए इसको मैं 2 बार लिखा हूँ। फिर डिवाइड का साइन, फिर यहाँ पर 20 है तो 20, और यहाँ पर सेंटीमीटर 2 बार है, इसको लिख दो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा, यहाँ पर समझिएगा कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट, 0 से 1 0 कट, 2 से ये 5 जा। तो मैं बोल सकता हूँ कि नीचे में क्या बच गया, नीचे में तो 1 बचा है, नीचे में 1 बचा है, ऊपर में क्या है 5 × 5 25 और 2 0 है। मैं बोलूंगा कि इसका हमको बताना था रेशियो के रूप में, रेशियो के फॉर्म में, तो रेशियो क्या होगा 2500:1, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है द रेशियो ऑफ दिस वन, मतलब कि 20% को रेशियो में कैसे लिखेंगे। तो देखिए बच्चे बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है, 20 को 20 लिखना है, परसेंट को परसेंट लिखना है, 20 को 20, परसेंट का मतलब होता है नीचे में लिखिए 100। मैं यहाँ पर बोलूंगा कि यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2 5 जा, मतलब कि सॉल्व करने में कितना आ गया, 1/5 आ गया। हमको लिखा था रेशियो के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में क्या होगा 1:5 होगा, तो 1:5 क्या होगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर द रेशियो दिस वन इन परसेंटेज, मतलब कि इसको हम लोग परसेंटेज के रूप में लिखना है, परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि 7/10 है ये। परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100% करते हैं, तो 0 से 0 कट गया, 7 × 10, ये आपका हो जाएगा 70%, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26, इसमें बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है, इसको समझिएगा कि 10% ऑफ, तो 10 को 10% का मतलब होता है बच्चे नीचे में 100, ऑफ का मतलब होता है बच्चे मल्टीप्लाई, 40 लीटर है तो 40 लीटर। यहाँ पर बोलूंगा कि 0 से ये 0 कट, 0 से ये 0 कट, 1 4 जा 4 लीटर, आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चे, यहाँ पर 4 लीटर आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया है एमसीक्यूज में। तो इसमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो कुछ नहीं करना है कि 6:15 है, तो इसको लिखते हैं 6/15, फिर एस को लिखते हैं इक्वल करके, फिर x:25 है, तो ये x/25। हम लोग बोलेंगे कि 15 का मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ और 6 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 25 के साथ। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, x को एक बार छोड़ देंगे, 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 25 के साथ, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो मैं 5 3 जा 5 5 जा 3 1 जा 3 2 जा, तो 2 5 जा 10, आपका क्या आएगा बच्चे, इसका आंसर आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर ऐसा है ना तो एक्स का वैल्यू बताना है, तो मैं बोलूंगा कि इसको मैं लिखूंगा 7/3, और इस एस को लिखूंगा मैं इक्वल, और इसको मैं लिखूंगा 21/x। मैं यहाँ पर बोलूंगा कि 7 का मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ और 21 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ, x को यहीं पर छोड़ देंगे, ये 21 × 3 है, और 7 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 7 1 जा 7 3 जा, तो 3 × 3 आपका 9 आंसर आएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका 9 आ जाएगा। तो बच्चे इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से हमारा क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 रेशियो एंड प्रपोर्शन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं, ओवर होते हैं। इस वीडियो में ना हम लोगों ने क्या किया है, इस वीडियोस में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को पढ़ा है, और साथ ही साथ हम लोगों ने क्या किया है बच्चे, फिल इन द
ब्लैंक्स को पढ़ा है और समझा है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोग को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा है, इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसमें दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।